हर थ्योरी की एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे होती है एक आवाज़ जो सबसे पहले उस सच्चाई को महसूस करती है जिससे दुनिया अनजान होती है। एटॉमिक थ्योरी की भी एक कहानी है जिसकी शुरुआत महर्षि कणाद ने की थी और पिछले एपिसोड में हमने बोहर तक का सफ़र तय किया। लेकिन एक कदम था जो सबसे ज़रूरी था और सबसे छुपा हुआ भी। सन 1900 के आसपास जब दुनिया क्लासिकल फिजिक्स के जादू में खोई हुई थी, तब एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा कह दिया जो उस टाइम बस एक फॉर्मूला लगा, लेकिन इसी फॉर्मूले ने आगे चलकर एक नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लांक। और फिर एक के बाद एक नए कैरेक्टर आए, आइंस्टीन, डी ब्रॉगली, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, जिन्होंने मिलकर एक ऐसी फिजिक्स बनाई जहां सर्टेनिटी नहीं सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है, जहां इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं एक क्लाउड में छुपा होता है। ये वो कहानी है जो दुनिया को क्लासिकल से क्वांटम बनाती है। दिस इज द रियल बर्थ ऑफ क्वांटम वर्ल्ड। सोचो, एक अंधेरे कमरे में एक हीटर जल रहा है जो देखने में कितना नॉर्मल लगता है, लेकिन इसी में पूरे क्वांटम वर्ल्ड का राज छुपा हुआ है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे क्लासिकल फिजिक्स ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो और उलझती गई। 19वीं सदी के साइंटिस्ट सोच रहे थे, अगर हम ऐसा परफेक्ट हीटर बनाएं जो हर टेम्परेचर पर हर वेवलेंथ की हीट को एब्जॉर्ब और इमिट करे, तो उसकी एनर्जी और लाइट का पैटर्न क्या होगा। इसे ही ब्लैक बॉडी कहा गया। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स में रैले जीन्स के लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ेगी, स्पेशली स्मॉलर वेवलेंथ की वेव्स के लिए, क्योंकि वेवलेंथ जितनी छोटी होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही बड़ी होगी, जिस वजह से जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगी तो एनर्जी भी इनफाइनाइट हो जाएगी। बट रियलिटी में हमारा नेचर ऐसा नहीं है। इसी पैराडॉक्स को अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ कहा गया, जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था। और जब सब कुछ फेल हो गया तब एंट्री होती है मैक्स प्लांक की। प्लांक ने कहा, नेचर में एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं है बल्कि वो क्वांटाइज। मतलब नेचर में एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है और एनर्जी के इन पैकेट्स को प्लांक ने क्वांटा कहा और रैले जीन्स के फॉर्मूले को मॉडिफाई की और दुनिया को एनर्जी डेंसिटी का एक नया फॉर्मूला दिया। और इसी फॉर्मूले में उन्होंने एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, H, जिसे प्लांक कांस्टेंट कहा गया, जिसकी वैल्यू प्लांक ने 6.62 × 10⁻34 बताई। अब अगर इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट को टेंस होगी तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होगा और एनर्जी डेंसिटी 0 हो जाएगी, जो रियलिटी से परफेक्टली मैच होती है। प्लांक ने बोला, एटम बस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पर ही वाइब्रेट करते हैं और उनकी एनर्जी h न्यू होती है। मतलब हम किसी एटम को चाहे जितनी छोटी एनर्जी दे दें, वो तभी वाइब्रेट करेगा जब उसे पूरा क्वांटा मिलेगा। बट प्लांक ने एक बात और बोली कि उनका ये फॉर्मूला बस एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, उनके पास इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। लेकिन एक 26 साल का लड़का जो इस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को सच मान चुका, उसकी सोच एक अलग ही लेवल पर थी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। उस लड़के का नाम था द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टीन। सन 1887 में हेनरिच हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें उन्होंने एक मेटल की प्लेट पर अल्ट्रा वायलेट लाइट मारी। तब उन्होंने देखा वहाँ करंट फ्लो हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब ना उनके पास था ना ही क्लासिकल फिजिक्स के पास। इसके बाद फिलिप लेनार्ड ने इस इफेक्ट के बारे में और डीपली स्टडी की और उन्होंने बताया कि मेटल से इलेक्ट्रॉन तभी निकलता है जब लाइट की फ्रिक्वेंसी एक फिक्स फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा या उसके बराबर होती है, और इस फ्रिक्वेंसी को उन्होंने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और फिर 1905 में आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम कॉन्सेप्ट को यूज किया और बोला कि लाइट पार्टिकल जैसे होती है। लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है और एनर्जी के इन पैकेट्स को आइंस्टीन ने फोटोन कहा और ये बताया कि हर फोटोन की एक फिक्स एनर्जी h न्यू होती है। जब h न्यू एनर्जी का कोई फोटोन किसी मेटल के सरफेस पर गिरता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अगर उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाता है। और आइंस्टीन ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन फोटोन की इस एनर्जी का यूज दो फॉर्म में करता है। पहले तो वो मेटल के वर्क फंक्शन को पार करता है, उसके बाद अगर उसके पास एनर्जी बच जाती है तो उसका यूज वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में करता है।
मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पर नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जबकि क्लासिकल फिजिक्स का कहना इसके उल्टा था। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। मतलब लाइट की रोशनी जितनी तेज होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन रियलिटी इसके जस्ट अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा रोशनी वाली लाइट से नहीं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से इमिट होता है, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी भी हो। और इस टाइप से आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया और इसी के लिए उन्हें 1922 में नोबेल प्राइज दिया गया। आइंस्टीन का बस इतना कहना कि लाइट पार्टिकल है, इसने पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइंस्टीन के इस आइडिया के बारे में फ्रांस के प्रिंस लुईस डी ब्रॉगली ने सुना और खुद से एक सवाल पूछा, अगर लाइट वेव होकर पार्टिकल बन सकती है तो क्या पार्टिकल भी वेव हो सकता है? सवाल छोटा था लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हुआ। डी ब्रॉगली ने कहा, हर मूविंग पार्टिकल, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या इंसान, उसका अपना एक वेव नेचर होता है। मतलब हर मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ एक वेव जुड़ी होती है। इस वेव को डी ब्रॉगली ने मैटर वेव कहा। इसे ही डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। इस वेव की वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहा गया। इसके लिए डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, मतलब वेवलेंथ इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम। और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी जितनी छोटी होगी, वेवलेंथ उतनी ही बड़ी होगी। इसका मतलब जितनी छोटी चीज उतनी लंबी वेवलेंथ, और जितना फास्ट मूव करेगी वेवलेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी। फिर 1927 में दो अमेरिकन साइंटिस्ट डेविसन और जर्मन एक लैब में ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल पर फायर कर रहे थे। उनका मन था पार्टिकल देखने का, लेकिन जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया। इलेक्ट्रॉन ने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया, सेम वैसे ही जैसे लाइट बनाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह नहीं, वेव की तरह बिहेव कर रहे थे। इसका मतलब डी ब्रॉगली की वो बात सच निकली, मैटर वेव है और वेव मैटर बन सकता है। ये क्वांटम वर्ल्ड का एक टर्निंग पॉइंट था। ये है वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी की इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन वेव बन चुका था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी पार्टिकल तो कभी वेव। मतलब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड बताना नामुमकिन सा हो गया था। इसी सवाल का जवाब देने आते हैं वर्नर हाइजेनबर्ग। उन्होंने कहा, किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम तुम एक साथ जान ही नहीं सकते, चाहे तुम्हारी मशीन कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो। इसे कहा गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब जितना क्लियर तुम एक चीज को देखने की कोशिश करोगे, दूसरी चीज उतनी ही ब्लर हो जाएगी। सोचो एक अंधेरे कमरे में एक मच्छर उड़ रहा है और तुम उसे देखने के लिए उसके ऊपर टॉर्च से लाइट मारते हो। जैसे ही लाइट उस मच्छर से टकराती है, वो हिल जाता है। तुमने उसे देखा तो सही, लेकिन उसका मोशन डिस्टर्ब कर रही है। यही होता है क्वांटम वर्ल्ड में। जब तुम किसी छोटे पार्टिकल को देखने की कोशिश करते हो, तुम्हारे देखने का प्रोसेस ही उसका मोशन बिगाड़ देता है। हाइजेनबर्ग ने इस अनसर्टेनिटी को एक फॉर्मूले से डिफाइन किया। इसमें डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब जितना क्लियर तुम पोजीशन जानने की कोशिश करोगे, मोमेंटम उतना ही अनसर्टेन हो जाएगा। और अगर मोमेंटम पर फोकस करोगे तो पोजीशन ब्लर हो जाएगी। जहां क्लासिकल फिजिक्स कहती थी अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन और स्पीड पता हो तो हम उसका फ्यूचर बता सकते हैं कि पार्टिकल फ्यूचर में कहाँ होगा, वहीं क्वांटम फिजिक्स कहती है हम फ्यूचर नहीं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज जान सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने दुनिया को ये समझाया, क्वांटम वर्ल्ड में सर्टेनिटी एक इल्यूजन है और पॉसिबिलिटीज ही सच है। ये प्रिंसिपल सिर्फ साइंस नहीं, जिंदगी का भी एक डीप मैसेज बन गया। हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होती, पर हर पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए होती है। दुनिया अनसर्टेनिटी के जाल में उलझी हुई थी। किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ जानना इम्पॉसिबल हो गया था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आते हैं श्रोडिंजर। उन्होंने कहा, अगर हम इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम उसकी वेव को ही ट्रैक कर लें। और इलेक्ट्रॉन की इस वेव को ट्रैक करने के लिए श्रोडिंजर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जिसे वेव इक्वेशन कहा गया। ये इक्वेशन क्वांटम वर्ल्ड में जीपीएस का काम करती है और हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ है। इस इक्वेशन में ये है साई, जिसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। इसकी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर हमें बताता है किसी पार्टिकल की किस जगह होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मतलब इलेक्ट्रॉन किसी जगह नहीं, प्रोबेबिलिटी क्लाउड में छुपा होता है। और प्रोबेबिलिटी के इस गेम को समझाने के लिए श्रोडिंजर ने दिया
एक माइंड ब्लोइंग थॉट एक्सपेरिमेंट, श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट। श्रोडिंजर ने कहा एक बंद बॉक्स है, उसके अंदर एक कैट है और उसके साथ है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक पॉइजन बॉटल और एक डिटेक्टर। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली तो ये कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके करता है और डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करके एक्टिवेट हो जाता है और जहर की बोतल टूट जाती है जिससे बिल्ली मर जाती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके नहीं करता है जिससे बिल्ली बच जाती है। और ट्विस्ट ये है कि ये बॉक्स बंद है। अब तुम्हें बाहर से देखना है और ये बताना है कि बिल्ली जिंदा है या मर चुकी है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से दोनों, मतलब बिल्ली जिंदा भी है और मर भी चुकी है, दोनों स्टेट में एक साथ। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। पार्टिकल एक साथ कई स्टेट में हो सकता है जब तक तुम उसको मेजर नहीं करते, और जैसे ही बॉक्स खोलते हो वेव कोलैप्स होती है और कोई एक आउटकम मिलता है, या तो बिल्ली जिंदा है या बिल्ली मर चुकी है। श्रोडिंजर ने हमें समझाया क्वांटम वर्ल्ड सर्टेनिटीज पे नहीं, पॉसिबिलिटीज पे चलता है। हर चीज एक वेव फंक्शन है और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन ही डिसाइड करता है उसका रियल आउटकम। सोचो, हर इलेक्ट्रॉन, हर एटम बस तुम्हारे देखने का इंतजार कर रहा है। तुम उसे देखो और यूनिवर्स डिसाइड करे कि सच क्या है। श्रोडिंजर की इस इक्वेशन ने क्वांटम वर्ल्ड को शेप दिया जहां लॉजिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमेजिनेशन। अब क्वांटम फिजिक्स वहां पहुंच चुकी थी जहां किसी भी पार्टिकल के वेव को ट्रैक कर सकते थे। इसी कड़ी में एक और राज सामने आता है जहां दो पार्टिकल्स लाखों किलोमीटर दूर होके भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्वांटम वर्ल्ड के इस जादू को कहते हैं इंटेंगलमेंट।